हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको बताया, हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए। ऑलमोस्ट हम सब चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम यानी एक्ट को हम समझ रहे हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके पहले भाग में हम पर्यावरण को, पर्यावरण प्रदूषक को और पर्यावरण प्रदूषण को समझ चुके हैं। आज हम किसी पदार्थ के संबंधों में हथालना एक शब्द है, इसको समझेंगे। परिसंकटमय पदार्थ को समझेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। साथ में हम केंद्र सरकार की इस अधिनियम के अंतर्गत जो उसको शक्तियां प्राप्त हैं उनको समझेंगे, दंड को समझेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, नमूना लेना इत्यादि को जानेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइबर बढ़ने की गति बहुत घट सी गई है, इस चीज़ को बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना शायद आप अधूरे हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ बिना देरी किए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं और आज ये लेक्चर अपना में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेक्शन 2C तक हमने देख लिया था, जहां पर हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझा था। उसके बाद आज सेक्शन 2D के बारे में जानना जरूरी है। आपको पता है, कोई भी एक्ट होता है, उस एक्ट में जो दूसरा सेक्शन होता है, दूसरी धारा होती है, वो सामान्यतः बात करती है परिभाषाओं के बारे में। तो 2D में क्या कहा गया है, किसी पदार्थ के संबंध में हथालना। एक वर्ड है हथालना। आपने, मैंने पहली बार ही सुना होगा, मैंने तो पहले भी सुन रखा है, पर शायद आपने पहली बार सुना होगा। अब हथालना क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे। हथालना का मतलब क्या है? हथालना का मतलब इन सब चीजों से है। जब हम किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जब हम किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं या विनिर्माण कर रहे हैं, बात एक ही, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग यानी भंडारण कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको विनाश कर रहे हैं, उसका विनाश भी कर रहे हैं, या उसका विक्रय कर रहे हैं, या उसका अंतरण कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ये सब क्रियाएं आपस में मिलाकर क्या कहलाएंगी? किसी पदार्थ का हथालना कहलाएगी, या किसी पदार्थ के संबंध में हथालना। अगर कहा जाएगा कि इस पदार्थ को हथाल रहे हो भाई तुम, इस पदार्थ का हथालना हो रहा है, तो हथालना का मतलब क्या है? हथालना का मतलब है, यदि किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो हथालना हो रहा है। समझ जाता हूं। पैकेजिंग हो रही है तो हथालना हो रहा है, भंडारण हो रहा है तो हथालना कहलाएगा, उपयोग है तो हथालना कहलाएगा, विनाश, विक्रय या अंतरण हो रहा है तो भी उस पदार्थ के संबंध में हथालना कहा जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद सेक्शन 2E यानी 2 बात करता है परिसंकटमय पदार्थ के बारे में। कौन सा, किन पदार्थों को परिसंकटमय पदार्थ कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण, ऐसे पदार्थ जिनके फिजिकल या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मानवों को, प्राणियों को, पौधों को, सूक्ष्म जीवों को, पर्यावरण को एवं पर्यावरण संबंधित किसी भी संपत्ति को हानि पहुंच रही हो, उनको परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मानवों को, प्राणियों को, पौधों को, सूक्ष्म जीवों को, पर्यावरण को या पर्यावरण से संबंधित किसी भी संपत्ति को हानि पहुंच रही हो, तो उनको परिसंकटमय पदार्थ कहा जाता है। ये सेक्शन 2E में बात कही जा रही है। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद थोड़ा दिन में काम वगैरह रहता है, तो ऐसे ही शाम को वीडियो बनानी पड़ती है, रात को वीडियो बनानी पड़ती है, तो आप इसमें अन्यथा बिल्कुल ना माने। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें और अच्छी अच्छी बातें भी हम लोग करते रहेंगे, मजाक वजाक भी चलता रहता है। पर अभी थोड़ा सा, क्योंकि बीच में लगभग 5-6 दिन का गैप आ गया है, तो उसको कवर करना है मुझे। और आप चिंता मत कीजिए, बहुत तरीके से आपको फिर से क्लास मिलनी शुरू हो गई हैं और क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है। तो अभी आपसे अगर पूछेगा कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी है? सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी किसके पास है? कौन सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी?
तो भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ये आपको याद रखना है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 17 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होते हैं चेयरमैन साहब और 16 होते हैं अन्य। जिसमें एक होते हैं चेयरमैन साहब और 16 होते हैं अन्य। और इस बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन सी है, तो बोलना पड़ेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वोच्च संस्था है, जो 17 सदस्यों की एक संस्था है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 16 अन्य मेंबर होते हैं। 1974 में ये बनकर तैयार हुआ बोर्ड। अब चलते हैं आगे। धाराएं बहुत सारी हैं इसमें, कितने, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एक्ट है मैं आई थिंक मैंने बताया भी होगा आपको, 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं। कितना, 4 अध्याय और 26 धाराएं, पर सब हमारी काम की नहीं है। जो हमारे काम की है हम केवल वही पढ़ेंगे और फालतू चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हमको जज नहीं बनना है, हमको मजिस्ट्रेट नहीं बनना है, हमको एसआई बनना है। और एक बेसिक नॉलेज, एक मूल जानकारी हमको हर एक्ट की रखनी है, जिससे हम एक अवेयर इंसान दिखें। हम एक अधिकारी बनेंगे तो उसके गुण भी और उसके अनुसार ज्ञान भी हमारे भीतर होना चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन 3 से लेकर 6 तक है, सेक्शन 3 to 6 डिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी शक्तियां हैं ये बात बताई जा रही है। सेक्शन 3 to 6 धारा 3 से लेकर 6 तक इस अधिनियम के संबंध में बात बताई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या शक्तियां। बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास शक्ति है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संबंधी उपायों को कर सकती है। केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वह पर्यावरण के संरक्षण यानी कंजर्वेशन और सुधार जो करना है, जो भी चेंजेस लाने हैं उस पर्यावरण की रक्षा के लिए, उन उपायों को कर सकती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, उन उपायों को किया जा सकता है। ये बात कही जा रही है सेक्शन 3 में। और एक इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश कर सकती है, वो ट्रिब्यूनल्स को बना सकती है, वो प्राधिकरणों का यानी कि अधिकरणों का, अधिकरण कहो प्राधिकरण कहो, ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन प्राधिकरणों का गठन कर सकती है। ये सेक्शन 3 में बात कही जा रही है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सन 2010 में एक प्राधिकरण जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई, इसका गठन किया गया। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यदि आपने कभी ठीक से अखबार देखा होगा या आप ठीक से न्यूज़ देखते होंगे तो कभी ना कभी इसकी चर्चा होती रहती है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा, ये आदेश दिए और ये बात आई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोला जाता है। केंद्र सरकार ने सन 2010 में इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की। उसके बाद सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि वह पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों को, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। वो नियुक्त करेगी किनको, वो अपॉइंट करेगी, ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि वह पर्यावरण की संरक्षण सुधार संबंधी मामलों को देखें। यह सेक्शन 4 में बात आई है। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकता है, कौन जिम्मेदार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और सेक्शन 4 इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद सेक्शन 6 में बात कही जा रही है, केंद्र सरकार प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाएगी। केंद्र सरकार क्या करेगी, प्रदूषण का विनियमन। विनियमन का क्या मतलब है, विनियमन का मतलब है कि सीधे सीधे कंट्रोल करने की बात है, कि प्रदूषण को कंट्रोल करे, उसको विनियमित करे, उसको ठीक करे, उसको लेवल पे लेके आए। हालांकि प्रदूषण तो होना ही नहीं चाहिए, पर जितना हो उतना विनियमित करे, जितना हो उतना उसको कम करे। ये काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके लिए नियम बनाएगी। तो आपको पता है, हम ये जो कानून है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून है, इसको छत्रधारी कानून कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस कानून के आने से पहले जल वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी कानून थे
उन सब का समन्वय इसने कर लिया। ये सब उनके ऊपर बन के बैठ गया, महाराजा धीराज बन के बैठ गया, इसलिए छत्रधारी ये कानून बन गया। और प्रदूषण कितनी तरह के होते हैं? सामान्यतः वायु होता है, जल होता है, मृदा होता है, नाभिकीय प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब तरह के प्रदूषण होते हैं। और भी प्रदूषण होते हैं। और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे इनके साथ। तो वायु प्रदूषण अब क्या करेगी? नियम बनाएगी। केंद्र सरकार नियम बनाएगी, क्या करेगी? वायु, जल और मृदा का मानक तय करेगी कि वायु कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, दिल्ली में मानक तय किए जाते हैं कि भाई अभी दिल्ली में इस मानक से ऊपर चली गई है, इस PSI से ऊपर चला गया है, ऐसा हो गया है। तो वो मानक है कि कितनी वायु एक मनुष्य के जीवन जीने के लिए अच्छी है, कितना प्राणियों के लिए अच्छी है। तो ऐसे मानक तय करेगी। जल के pH के अकॉर्डिंग मानक तय किए जाते हैं, मृदा के भी pH के अकॉर्डिंग और भी चीजें उसमें मानकों को तय किया जाता है। तो इन मानकों को कौन तय करेगा? इन मानकों को, इन मानदंडों को कौन तय करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इस मानकों में ध्वनि को भी शामिल किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट के इसमें साउंड की, जो साउंड को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में करते हैं, डीबी में किया जाता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल है। अब एक बात है, सेक्शन 11 पे चले जाते हैं। सेक्शन 11 बात करता है नमूना लेने की शक्ति। नमूना, सैंपल लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है? मतलब कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, मतलब कुछ भी जो ये प्रदूषण हो रहे हैं, इन अगर कहीं पे प्रदूषण हो रहा है, किसी वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो वहां पे जाके सैंपल कलेक्ट करने की पावर किसके पास होगी? तो जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इन अधिकारियों के पास सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग सैंपल्स यानी नमूने को इकट्ठा करने की, लेने की शक्ति है। ये अधिकारी क्या करेंगे? वायु का सैंपल ले सकते हैं, जल का सैंपल ले सकते हैं, मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं, या अन्य कोई भी पदार्थ है उसका नमूना लेंगे। कैसे? प्रक्रिया कैसे? अधिकारी जाएगा, जिस भी चीज का नमूना लेना है, चाहे वायु का, चाहे जल का, चाहे मिट्टी का, या किसी भी पदार्थ का, उसका नमूना लेगा, उसको चिन्हित करेगा, चिन्हित कर देगा। उसके बाद उसको सील बंद करेगा। नमूना ले लेगा, चिन्हित कर देगा कि भाई ये किस चीज का नमूना है, उसके बाद सील बंद कर देगा। और सील बंद करने के बाद उस नमूने पर हस्ताक्षर लेगा। किस किस के? एक तो स्वयं के हस्ताक्षर करेगा, उस नमूने पे स्वयं के हस्ताक्षर करेगा, और जहां से, जिस स्थान से वो नमूना लिया गया है, उस स्थान के मालिक के हस्ताक्षर लेगा। और हस्ताक्षर लेने के बाद उसको जांच के लिए लैब में भेज देगा, प्रयोगशाला में भेज देगा। कौन? वह अधिकारी जो नियुक्त किया गया है। पहले सैंपल लेगा, फिर चिन्हित करेगा, सील बंद करेगा, देन सिग्नेचर लेगा, खुद के सिग्नेचर करेगा, मालिक के सिग्नेचर कराएगा और लैब में भेज देगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 12 बात करता है, अब ये लैब, ये प्रयोगशालाएं अलग से बनाई जाती हैं। कौन प्रयोगशालाएं? कैसी? जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ही प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं। उन लेबोरेटरीज की स्थापना कौन कर सकता है? तो सेक्शन 12 बात करता है कि केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकता है। इन लेबोरेटरीज की स्थापना कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12। अब ये सारी बात इसमें हमने कर ली, पूरी सब बातें जान ली, परिभाषाएं क्या होता है, किसके कानून क्या है, किसकी क्या शक्ति है। अब माना जाता है कि कोई व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण का अपराधी माना जाता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपराधी है। तो अब क्या होगा? जब उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया और दोष सिद्धि हो गई, वो दोषी पाया गया, तो उसको दंड का प्रावधान होगा 5 साल का। या तो 5 साल की उसको जेल होगी या 1 लाख का जुर्माना होगा। 5 साल की जेल होगी या 1 लाख का जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। 5 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और अगर दंड मिलने के बाद भी उस चीज को जारी रखता है, चालू रखता है, तो जेल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक की जा सकती है। उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की जा सकती है। ये सेक्शन 15 बात कर रहा है। और इस एक्ट की अंतिम धारा जो हमको पढ़नी है वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करती है इस एक्ट के संबंध में जो भी अपराध हैं उनका संज्ञान लेना, उनका संज्ञान लेना। ये बात आप सीधे याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपराधों का संज्ञान किस में है, तो सेक्शन 19 में है। हम लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले मैं आपको बहुत सारे अभी मतलब
और 4-5-6 एक्ट और पढ़ाने हैं। ये एक्ट पढ़ाने के बाद फिर आपका ये मूल विधि का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूं आपको, अराउंड 900 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो आप राम जी की पाठशाला जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए और राम जी की पाठशाला को खूब प्यार दीजिए। राम जी की पाठशाला भी आपकी सफलता के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।